वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे हीट वेव को लेके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस साल 1 मार्च जो कि ऑलरेडी बीत चुका है से लेके 31 मई तक इंडिया में बहुत जगह ये हीट वेव एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब आप पूछेंगे ये हीट वेव है क्या? हीट वेव एक ऐसा समय है जिस समय में नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है कोई भी एरिया का, उस एरिया का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री बढ़ जाता है। साथ ही साथ एक लंबा टाइम तक उस एरिया में जो ह्यूमिडिटी रहता है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपका प्रॉब्लम होता है, कुछ भी अगर काम करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर फेस करना पड़ेगा। 4.5% जीडीपी जो है वो हीट वेव के वजह से अफेक्टेड होता है। इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करके कितना पैसा का लॉस हो रहा है वो लगभग आपका होगा $126 बिलियन। हर साल गवर्नमेंट अपना जीडीपी से 3% जो है वो एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करता है। आप सोचिए अगर ये 4.5% जीडीपी से अगर हम लोग हीट वेव के वजह से मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस नहीं होता, तो वही पैसा हम लोग अगर एजुकेशन सेक्टर में डालते हैं तो और भी बेहतरीन एजुकेशन मिल सकता था, इंडिया और भी तरह ज्यादा ग्रो कर सकता था। पर इंडिया ज्यादा पढ़ता तो इंडिया ज्यादा बढ़ता। हम लोग के देश में 70 करोड़ पीपल जो कि वर्कर है। वर्कर मतलब ये लोग खुली आसमान के नीचे काम करता है। आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ले ले या फिर हम लोग कोई फार्मिंग ले ले, हर सेक्टर में हर कोई शेड के नीचे काम करने का कोई अवसर नहीं है जो खुली आसमान के नीचे काम करता है। ज्यादातर हीट वेव का जो इफेक्ट है इन लोगों पे आता है। जब ये हीट वेव राइज करने लग, प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत घट जाता है। नॉर्मली अगर दुनिया का मैप देखा जाए तो उसमें आपको पता चल जाएगा ज्यादातर कंट्री जो कि कोल्ड रीजन में है वो लोग ज्यादा अमीर है, और दूसरा जो कंट्री ज्यादा हीटेड है उस कंट्री का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम है। इसका मतलब हम लोग को क्लियरली ये डिनोट करता है जो हीट है उसके साथ वेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है। गर्मी दोपहर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ओपन एरिया में काम करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हर कोई रेस्ट लेता है। तो नॉर्मली देखा जाए हम लोगों के पास जितना वर्किंग आवर्स होता है या फिर जब सूरज अवेलेबल है उस टाइम में जो वर्किंग आवर्स होता है उसमें लॉस होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए 2.5 से 4.5% जीडीपी लॉस होता है ये वर्किंग आवर्स में हीट वेव के वजह से। इंडिया का टोटल वर्कफोर्स जो है उसका 75% जो है वो ओपन एयर में काम करता है। ओपन एयर मीन्स डायरेक्ट सन के नीचे। इसमें बहुत सारा एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पीपल है वो भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ फार्मिंग और साथ ही साथ जो लेबर क्लास है। तो देखा जाए इन लोगों को दिन में ज्यादातर टाइम सन के नीचे ही रहना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो ये हीट वेव का जो इफेक्ट है इन लोगों पे आता है। 2030 तक इंडिया में 34 मिलियन जॉब हो सकता है। इसके पीछे जो रीजन है हीट स्ट्रेस एसोसिएटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार इंसान का जो सर्वाइवबिलिटी लिमिट है वो भी शायद क्रॉस कर जाए ये हीट वेव के लिए। बहुत सारा साइंटिस्ट पहले से ही ये फोरकास्ट किया था इन फ्यूचर शायद हम लोगों को ये दिन भी देखना पड़े। अब आप पूछेंगे भाई ये सर्वाइवबिलिटी लिमिट क्या है? तो सर्वाइवबिलिटी लिमिट है एक इंसान अगर 3 मिनट तक बिना हवा का रह सकता है, आई मीन ऑक्सीजन। सेकंड है 3 दिन तक बिना पानी के रह सकता है, और 3 वीक तक बिना खाना का एक इंसान जी सकता है। मगर ये लिमिट कभी फिक्स नहीं है, हर जगह इसका मतलब अलग एक्सेप्शन भी देखा गया है। मगर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ये लिमिट भी इंसान को शायद क्रॉस करना पड़े या फिर ये लिमिट भी हिट कर जाए, क्योंकि जो हीट वेव है वो जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इन्फ्लेशन और हीट का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप बोलेंगे कैसे? अगर ये हीट वेव बढ़ जाता है टाइम जो प्रोडक्टिविटी है वो हर जगह से घटने लगता है। प्रोडक्टिविटी अगर घटेगा प्रोडक्शन भी घट जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अर्निंग कम होगा, अर्निंग कम होगा तो जीडीपी जो है वो भी थोड़ा सा कम बढ़ेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो हर चीज का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो इस ऐसे ही क्लीन एंड क्लियर हीट अगर बहुत ज्यादा हो तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, और यही हीट वेव के वजह से इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा बढ़ जाता है। 6% ऑफ जीडीपी इज अफेक्टेड ड्यू टू वाटर प्रॉब्लम। अगर ये हीट वेव बढ़ जाता है उस टाइम में जो पानी रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हर जगह बढ़ जाता है। सबको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से पानी नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर पानी कम आता है तो प्रोडक्टिविटी घट जाता है। वही प्रोडक्टिविटी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जीडीपी में 6% ग्रोथ राइज कर सकता था अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो।
हीट वेव का जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है? हीट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और 10 to 15 मिनट्स तक ये टेम्परेचर जो है ये कंट्रोल नहीं होता है। स्वेटिंग सिस्टम जो होता है आपका बॉडी में वो काम करना बंद कर देता है और ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। इससे इंसान का डेथ भी हो सकता है। 2020 में 530 इंडियन का डेथ हुआ है हीट स्ट्रोक के वजह से। तो आप सोच ही सकते हैं कितना जानलेवा है ये हीट स्ट्रोक। अगर आप इंडिया में रूरल एरिया में रहते हैं तो आपने शायद पावर कट नोटिस किए होंगे। पावर कट में क्यों होता है अगर ये हम लोग ढूंढने जाए तो आपको पता चलेगा मेनली जो पावर कट है वो ये गर्मी के टाइम में ही होता है, बिकॉज द रीजन ऑफ हाई डिमांड। गर्मी में हम लोग एसी चलाते हैं, फ्रिज तो हमेशा ही चलते हैं मगर ज्यादा यूज होता है। ऑन द अदर हैंड फैन भी रन करता है, तो इसके लिए पावर और भी ज्यादा जरूरत होता है और यही पावर को बैलेंस करने के लिए बहुत जगह में पावर कट किया जाता है। मगर कभी आप सोचे है इसका साइड इफेक्ट क्या है? नॉर्मली इंडिया में जितना पावर बनता है उससे सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है कोल से। कोल अगर ज्यादा जलेगा टाइम ज्यादा पोल्यूशन भी होगा और वही पोल्यूशन नया तरह का बीमारी लाएगा। अगर कोल बर्न होता है तो उसमें भी एक हीट प्रोडक्शन होता है जो ये हीट वेव बढ़ाने में और भी हेल्प करता है। तो जितना ज्यादा हो सके आप ये पावर सेविंग्स कीजिए। अगर आप सेव करते तो वही पावर जाके आपको शायद हीट वेव से थोड़ा सा छुटकारा दिलाए। तो अब बात करते हैं हीट वेव के वजह से कौन कौन सा सेक्टर इफेक्टेड है। नॉर्मली देखा जाए तो हर कोई सेक्टर कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें आता है, मगर डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत सारा सेक्टर है, जिसमें से पहले है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे ये हीट वेव स्टार्ट होना शुरू करता है इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाता है और वही इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इंडिया में मेनली जो यूज होता है कोल, उसमें जो है कोल का डिमांड भी बढ़ जाता है। अगर सप्लाई कम हो पावर वो कट होने शुरू करता है। ऑन द अदर हैंड पावर का अवेलेबिलिटी भी घट जाता है। एक रिसर्च से पता चला है 2050 तक इंडिया में 50% मोर इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होगा। द रीजन बिहाइंड दैट इंडिया का जो कूलिंग सिस्टम है उसके लिए जितना भी रेफ्रिजरेटर चलता है या फिर जितना भी एसी चलता है वो सब में जो पावर जरूरत होगा उसमें 50% ग्रोथ होगा। जो पावर डिमांड अभी अवेलेबल है इंडिया में उस टाइम तक। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट से पता चला है 90% जो प्रोडक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो लॉस होगा बाय 2030। क्योंकि द रीजन इज वेरी क्लियर। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखा जाए तो मेनली जो इंसान काम करते हुए लेबर क्लास, वो लेबर क्लास लोग डायरेक्ट हीट के नीचे काम करता है और ऑब्वियसली अगर हीट ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी तो लॉस होगा। और इसी का जो कैलकुलेशन है बाय 2030 9% लॉस हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं फार्मा सेक्टर में। 20% टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिकल प्रोडक्ट और 25% वैक्सीन जो है वो खराब हुआ है ड्यू टू द हीट वेव। प्रोडक्ट कैरी करने में एक कोल्ड चेन का जरूरत होता है। कोल्ड चेन अगर कभी भी टूट जाए तो ये खराब हो जाता है। तो फार्मास्यूटिकल में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है ये हीट वेव के वजह से। $313 मिलियन। सोच ही सकते हैं कितना बड़ा लॉस होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ड्यू टू द हीट वेव। एग्रीकल्चर सेक्टर में हीट वेव का डायरेक्ट कनेक्शन है। हीट वेव बढ़ने से ही वाटर जो है वो अवेलेबिलिटी जो है उसका घट जाता है। वाटर अवेलेबिलिटी घट जाने से बहुत जगह सूखा पड़ जाता है, कभी कभी फसल खराब भी हो सकता है जिससे बहुत लॉसेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पेस्टिसाइड्स है उसका यूज बढ़ जाता है। अगर पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा बढ़ेगा तो आपको भी पता है वो ज्यादा बीमारी बुलाएगा जो आगे जाके फार्मा सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा। कोई भी प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाता है अपने आप के लिए उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मगर इस प्रोसेस में अगर हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये प्रोसेस जो है इंटरप्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो अपने लिए खाना भी बना नहीं सकता है। ऑन द अदर हैंड जो फसल है वो ग्रो नहीं करता या फिर जो ग्रो करता है उसका जो टेस्ट है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसका टेस्ट भी इंटरप्ट हो जाता है। अगर किसी चीज का टेस्ट खराब हो जाए तो उसका जो प्राइस है वो भी घट जाता है। ऑन द अदर हैंड ये ऐसा भी हो सकता है ठीक से खाना अगर नहीं बना पाएगा तो बहुत सारा जो प्लांट है वो मर जाता है। तो फार्मिंग में हीट वेव का बहुत ज्यादा इफेक्ट है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हैम्पर करता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। अगर आप पंजाब में देख ले तो व्हीट का जो खेती है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है यही हीट वेव्स। इसके लिए बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है पंजाब को। According to Indian Labour Organization, India may lose 9% of its productivity by 2030 in agriculture. ICAP Indian Cooling Action Plan के अनुसार बोला गया है एक रिपोर्ट में 8% ऑफ इंडियन जो है वो अपने लिए एसी अफोर्ड कर सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मली अगर पूरा इंडिया को देखा जाए तो ये जो एसी है या फिर जो फैन है ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है उन लोग ये खरीद नहीं सकते। इसके वजह से ही ये हीट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उन
उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है। तो आप बोलेंगे ये ICAF या फिर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है ये गवर्नमेंट के तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें 2038 तक इंडिया में जो कूलिंग का डिमांड है उसको 25% घटाने का कोशिश रहेगा, आगे जाके ये हीट वेव कंट्रोल हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट के तरफ से बोला गया है ये जो हीट वेव है ये दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ज्यादा होता है, तो उस टाइम हम लोग को अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट सन में निकलने का। मगर ये कैसा पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। जो फार्मिंग करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, उन लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो आगे जाके उन लोगों पे ये हीट वेव ज्यादा असर करता है। कोल्ड चेन प्रोग्राम अगर इंडिया में ठीक से रन हो तो शायद ये हीट वेव जो है ये कंट्रोल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, इन द नियर फ्यूचर इंडिया में 17 लाख जॉब क्रिएट हो सकता है ये कोल्ड चेन प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन करने से। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द हीट वेव स्प्रेड एज सुन एज इट इज स्प्रेडिंग राइट नाउ। हीट वेव का एक दूसरा रीजन है ये जो अर्बन हीट आइलैंड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जितना भी अगर शहर देखा जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, वही जगह हम लोग यूज कर रहे हैं, मगर इक्विवेलेंट ट्री हम लोग प्लांटेशन नहीं कर रहे। तो इसका भी एक सोल्यूशन है। अगर हम लोग हर कोई जो रूफ टॉप है हर बिल्डिंग का अगर यूज करते हैं, वहाँ अगर ट्री प्लांटेशन करते या फिर ग्रीनरी भरते, तो शायद ये हीट वेव थोड़ा सा कंट्रोल हो सका। वर्ल्ड बैंक भी ये हीट वेव को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया है कि इंडिया का जो कूलिंग सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर इसे रिस्ट्रक्चर किया जाता है 60 से 80% जो एमिशन है वो सेव होगा, साथ ही साथ 20 लाख न्यू जॉब क्रिएट होगा, जो कि आगे जाके इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, लगता है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है वो आपको हेल्प करेगा, तो प्लीज ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ भी जानना है तो कमेंट कर दीजिए। आपका जो रिएक्शन है वो मेरे लिए बहुत ही जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।